नमस्कार। नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास में शुरू होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लासें चल रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अगर समस्या हो तो उसे कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, हमारी जो क्लास हो रही है ये महाविद्यालय शिक्षा के स्तर पे तो हो ही रही है। इसके साथ साथ जो आजकल कंपटीशन जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इसका जो बहुत बड़ा भूमिका है। आप राजस्थान चाहे सेंट्रल सरकार की, चाहे अपने स्टेट सरकार की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रही हो, तो इसमें जैसे अपने इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी है या जो भी अपने सब्जेक्ट है तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें परिपूर्ण आनंद लीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। साथ ही साथ इसमें आपको कंपटीशन की तैयारी भी मिलेगी, महाविद्यालय शिक्षा के अंदर भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए, अपनी जो भी समस्या है जो उसको बताइए, ताकि हम अपनी जो भी है कमी है उसको दूर कर सकें। आगे जो है कई विद्यार्थी ऐसा आ रहे हैं कि जी हमें समझ में नहीं आ रहा, आप जो है अपना टॉपिक अलग अलग तरीके से, तो मैंने आपको एक ही बात कही है कि मेरा जो टॉपिक होगा वो मेरी प्ले लिस्ट में होगा और मेरे प्ले लिस्ट में मेरे टॉपिक होगा। जिसकी जो टॉपिक होगा उसकी जितने भी वीडियो होंगे वो एक प्ले लिस्ट में होगा और आप एक नंबर वीडियो से देखिए। 5 है, 10 है, 11 है, 15 है, 20 है, जितने भी वीडियो है आप एक नंबर वीडियो से देखिए। आप एक नंबर वीडियो से शुरू करोगे तो आपको वो ज़रूर ही समझ आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं और मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप एक नंबर वीडियो से देखना शुरू करते हो तो वास्तव में आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी और आगे जो आपका ज्ञान है उसका कहीं ना कहीं आप यूज करके और अपने भावी जीवन है उसमें सफल होंगे। आज जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास हो रही है, देखिए कल हमने जो ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी थी उस क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे आज जो हमारी क्लास शुरू हो रही है वो हो रही है राजस्थान बीए सेकेंड ईयर की। तो सबसे पहले बीए सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, देखिए बीए सेकेंड ईयर और बीए सेकेंड ईयर में बुक चल रही है जो हमारी है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की नदियाँ या अपवाह तंत्र। कल हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया था, राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान का अपवाह तंत्र। और राजस्थान की नदियाँ और अपवाह तंत्र के अंदर हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान की नदियाँ जो है उसको 3 भागों में बांटा था। एक है राजस्थान की वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर की ओर लेके जाती है, दूसरी ओर वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में भी हमने देखा था। तो आज हम जो कल हमने शुरू किया था वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी, आंतरिक प्रवाह की नदी। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों में हमने कल बात कर ली थी घग्गर नदी की, और थोड़ी सी मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। घग्गर नदी की कल हमने पढ़ ली थी और कांतली नदी, 2 नदियाँ हमने पढ़ ली थी। हमने शुरू कर रखी थी आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हमने शुरू की थी। और आंतरिक प्रवाह की नदियों में हमने 2 नदियाँ पढ़ ली थी। एक तो हमने घग्गर पढ़ ली थी और एक हमने कांतली पढ़ ली थी। ये 2 नदियाँ हमने पूरा विस्तार कर लिया था। मैंने बता दिया था घग्गर नदी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है और ये नदी है जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो 464 किलोमीटर है और इसको स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। कांतली नदी मैंने बताया था सिक्कर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और
यह सीकर और झुंझुनू में बहकर चूरू की सीमा पर ख़त्म होती है। इसके बाद मैंने बताया था कांतली नदी का जो सीकर में अपवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी कहते हैं। इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। लेकिन घग्गर नदी के किनारे जो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, आज जो हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हमारी साबी नदी। साबी नदी, साबी। तीसरी जो नदी है उसको लिखो साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी। देखिए थोड़ा सा हम ये बना सकते हैं कि ये हमारा नक्शा है और यहाँ अपना क्या है, जयपुर है। ये हमारा क्या है, जयपुर है। और ये हमारा क्या, अलवर है। और ये हमारा क्या, भरतपुर है। और इधर हमारा हरियाणा रह गया है, हरियाणा। ये हमारा जयपुर है और ये अलवर है और ये भरतपुर है पुर, और नीचे ये हमारा धौलपुर आ गया। ठीक है, आप देखिए साबी नदी, इसका जो उद्गम होता है साबी नदी का, सेंवर की पहाड़ियां हैं। सेंवर की पहाड़ियां, सेंवर की पहाड़ियां, साबी नदी। सेंवर की पहाड़ी, सेंवर की पहाड़ी है जयपुर में, पहाड़ी। सेंवर की पहाड़ी जो है जयपुर में है और साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर में सेंवर की पहाड़ियों से। ठीक है, आगे एक थोड़ा ध्यान रखना, एक सेंवर जो है वो भरतपुर में है, सरसों अनुसंधान केंद्र, वो एक अलग है। लेकिन साबी नदी का जो उद्गम होता है वो सेंवर की पहाड़ियाँ जयपुर जिले से होती है और जयपुर जिले से निकलकर यह बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर, तिजारा तहसीलों में बहने के बाद यह हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ऐसे ये जयपुर है। जयपुर से जैसे निकलेगी तिजारा है, बहरोड है, बानसूर है, इसमें यह नदी प्रवेश करती है और हरियाणा के अंदर ये पहुंच जाती है। हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा में ये गुड़गांवा के पास प्रभावित होती हुई, यहाँ मान लो गुड़गांवा है, गुड़गांवा के पास एक पटौदी गांव है, पटौदी जो गांव है इसके पास ये विलुप्त हो जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। तो साबी नदी, नदी का नाम है साबी नदी। साबी नदी उद्गम मैंने बता दिया, साबी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, जयपुर की नदी है। तो साबी नदी का उद्गम होता है सेंवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, सेंवर की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम होता है। जयपुर जिले में बहने के बाद ये अलवर में आती है, अलवर में ये किशनगढ़, बहरोड, बानसूर है और मांडवा है, उसके बाद तिजारा है, उससे बहती हुई ये आगे हरियाणा की बॉर्डर को क्रॉस करके हरियाणा में प्रवेश कर जाती है और हरियाणा में बहती हुई ये गुड़गांवा के पास एक पटौदी गांव है, पटौदी गांव में विलुप्त हो जाती है। तो ये हमारी क्या थी, साबी नदी थी। साबी नदी की जो साबी नदी है ये पटौदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, कांकनेय नदी। कांकनेय या मैसूरदी नदी जैसलमेर की है। जैसलमेर जिले में हम इधर जैसलमेर जिला बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, जैसलमेर जिला। ये हमारा जैसलमेर जिला है। और ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कांकनेय नदी या कांकनी नदी। जैसलमेर जिले में बहती है, एकमात्र जैसलमेर जिले में ही बहती है, जैसलमेर जिले में बहती है।
इसका उद्गम जो होता है वो जैसलमेर से ही होता है और जैसलमेर में ही बहती है और जैसलमेर ज़िले में ही ये विलुप्त हो जाती है। एक बरसाती नदी है, वर्षा ऋतु में यहाँ पर पानी देखने के लिए मिलता है। और यह जो नदी है इस जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर एक कोटरी गांव है, कोटरी गांव से निकलती है। कोटरी गांव, कोटरी गांव से निकलती है, कोटरी गांव से, ठीक है। इसका कांकने नदी नाम है, कांकने या मैसूरदी नाम है, कांकने नदी या मैसूरदी नाम है। ये जैसलमेर से 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव से निकलती है। कोटरी गांव से निकलने के बाद यह निकलती है, इसके बाद यह कुछ किलोमीटर बहने के बाद लुप्त हो जाती है। लेकिन प्रदेश में अच्छी बरसात होने के जब होती है, अगर मान लो बरसात अच्छी होती है तो ये काफ़ी दूर तक बढ़ती है। यह नदी स्थानीय भाषा में से मैसूरदी कहा जाता है। यह काफ़ी दूर तक पहले उत्तर दिशा में बहती है, आगे फिर ये बुझ झील का निर्माण करती है। इसके बीच में एक बुझ झील है, बुझ झील का निर्माण करती है और कई बार वर्षा अधिक होने के कारण बुझ झील से ये आगे बढ़ती है और मिट्टी की खाड़ी में विलीन हो जाती है। मिट्टी की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो ध्यान रखिए, जो हमारी कांकने नदी है, कांकने जो नदी है ये जैसलमेर ज़िले में ही है, जैसलमेर ज़िले से बाहर नहीं है। ये जो जैसलमेर ज़िले से 27 किलोमीटर दूर एक कोटरी गांव है, कोटरी गांव में इसका उद्गम होता है। कोटरी गांव में इसका उद्गम होने के बाद में ये वर्षा पे निर्भर करती है कि कितनी दूर जाए। अगर बरसात अच्छी होती है तो ये नदी आगे बढ़ती है और इस नदी ये ये नदी आगे बुझ झील में गिरती है। जब अपने इसका उद्गम होता है, उद्गम से लेके बुझ झील तक इसका नाम जो होता है वो मैसूरदी नदी होता है। और बुझ झील में अगर बरसात अच्छी हो जाए, इससे ज़्यादा और बरसात हो जाए तो ये झील नदी आगे बढ़कर मिट्टी की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो ये हमारी नदी थी कांकने नदी या मैसूरदी नदी। क्या थी? कांकने नदी या मैसूरदी नदी। अब तक हमने 4 नदियाँ कर ली है, घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी और कांकने नदी। आगे जो नदी है उस नदी की हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी की बात करते हैं। मेंथा नदी, ये मेंथा नदी है, ये जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए मेंथा नदी है, यह जयपुर में मनोहर थाना या मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और सांबर झील के उत्तर भाग में आकर उसमें गिर जाती है। ठीक है, मान लो कि ये सांबर झील है और यहाँ से निकलती है और ऐसे आके इसमें गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी है? मेंथा नदी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक नदी है उसका नाम है रूपा रेल नदी। ये रूपा रेल नदी है, ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है और यह अलवर में और भरतपुर में बहने के बाद रूपा रेल नदी है। हाँ, रूपा रेल जो नदी है वो अलवर में से निकलती है और अलवर और भरतपुर में बहती हुई ये भरतपुर की सीमा और हरियाणा की सीमा पर जाके विलुप्त हो जाती है। यह जो है भरतपुर की सबसे लंबी नदी होती है, इसका नाम है रूपा रेल नदी। एक नदी और आती है अजमेर में, 6 नंबर हमारी नदी थी रूपा रेल नदी। आगे हमारी नदी है 7वीं, इसका नाम है रूपनगढ़ नदी। इसका उद्गम होता है अजमेर में इसका उद्गम होता है और यह सांबर झील के दक्षिण में विलुप्त हो जाती है। सांबर
झील के दक्षिण में या सांबर झील के पास विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार यह जो हमारी नदियां हैं यह आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके साथ आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आज नई नदियां शुरू करते हैं। देखिए, आंतरिक प्रवाह की हमने नदियां अभी की है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। देखिए, राजस्थान की बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां राजस्थान की बात कर रही हैं। देखिए, राजस्थान की ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो सीधा अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। इसमें अगर सीधी बात करें तो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली जो नदियां हैं कई है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे मुख्य नदी जो है वो चंबल है। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल अपना जल जो है यमुना में डालती है। यमुना जो जल है वो अपना गंगा में डालती है, और गंगा क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो सबसे अपने जो राजस्थान से जो नदी जाती है वो चंबल है। चंबल के बाद में है गंभीरी, गंभीरी, गंभीरी के बाद में है पार्वती, एक है बनास, ठीक है। अब जैसे बनास आ गई, और अब बनास की सहायक नदियां आ जाएगी। यहाँ पार्वती की सहायक नदी आ जाएगी, यहाँ गंभीरी की सहायक नदी आ जाएगी, यहाँ चंबल की सहायक नदी आ जाएगी। जैसे बनास है वो चंबल की सहायक नदी है। तो अपने इन नदियों की बात करेंगे। इन नदियों की जब हम बात करेंगे तो सभी इन सहायक नदियों में सारी नदियाँ आ जाएगी। तो हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं या बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली जो नदियां हैं वो मुख्य मुख्य नदियां देखिए। जैसे चंबल मैंने बता दिया महत्वपूर्ण है, चंबल नदी है। चंबल की सहायक नदी बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, ये कई नदियां हैं। तो हम बात करते हैं आज चंबल नदी की। चंबल नदी, हेडिंग लगा लेना विद्यार्थियों, चंबल नदी। चंबल नदी की बात करते हैं, चंबल नदी की। तो चंबल नदी की अगर बात करें चंबल नदी यहाँ से निकलती है, चंबल का उद्गम होता है, और चंबल आने के बाद में यहाँ आती है। इसके बाद यहाँ इसके सारे बहती है, और इधर आके ये ऊपर से एक नदी आती है यमुना, यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? इटावा के पास, इटावा के पास। आगे यमुना है, यमुना जो नदी है, यमुना प्रयाग के पास, क्या नाम है? प्रयाग के पास ऊपर से एक नदी आती है गंगा, गंगा में मिल जाती है, और गंगा फिर आगे जाती है, और दो शाखाओं में, एक हुगली शाखा है, एक ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, सबसे पहले हम आज चंबल पे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे चंबल की पूरी चंबल की विस्तार से बात करेंगे। तो ये जो है ये एमपी है, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है, नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम होता है
ये जनापाव पहाड़ी, ठीक है, महू के निकट, एमपी में एक महू है, महू के निकट जनापाव पहाड़ी, महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से होता है, जनापाव की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो जनापाव की पहाड़ी से होता है और जनापाव की पहाड़ी से होता है। ये एमपी में बहने के बाद यह लगभग जो है 325 किलोमीटर बहने के बाद यह 84गढ़ चित्तौड़गढ़, ये जो हमारा भैंसरोडगढ़ वाला है, ये एक चित्तौड़गढ़ का ये पार्ट है, इसका नाम है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ का पार्ट है भैंसरोडगढ़। और ये जो प्रवेश करती ये है 84गढ़, 84गढ़, और ये पूरी का पूरा क्या है, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ का। तो ये एमपी से निकलने के बाद में और एमपी में बहने के बाद ये राजस्थान में भैंसरोडगढ़ में 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है और 84गढ़ के पास एक गोर्ज को पार करके राजस्थान में प्रवेश करती है। इस स्थान पर नदी का तल जो है 300 मीटर ऊंचा है, चौड़ा है। आगे यह जो भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बामणी नदी। आगे बामणी नदी मिलती है, सबसे पहली जो नदी मिलती है इसमें बामणी नदी, यहाँ पर बामणी नदी है। और यहाँ पर चूलिया जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ में क्या है, चूलिया जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात बनाती है ये नदी चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ से कुछ दूरी पर बहने के पश्चात नदी उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर कोटा में बहती है, फिर ये कोटा में आ जाती है। ये पूरे का पूरा कोटा है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कोटा है। कोटा के बाद ये सवाई माधोपुर में आती है, सवाई माधोपुर के बाद ये करौली में आती है और करौली के बाद ये धौलपुर में जाती है और धौलपुर के बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है और यूपी में बहती हुई इटावा के पास ये यमुना में मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं, यमुना में मिल जाती है। आगे देखिए, इसकी जो कुल लंबाई है वो 966 किलोमीटर है और ये आखिर में यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। आगे अब देखिए, इस नदी पर 4 बांध बने हैं, 1, 2 और 3 बांध तो राजस्थान में बना है और 1 बांध यहाँ बना है एमपी में। तो चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हैं। कुल कितने बांध बने हैं? कुल 4 बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर कुल। बांध क्या होता है? बांध के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहते हुए जल के आगे, नदी के आगे बाधा, जल में बाधा उत्पन्न करना, जल को रोकना बांध कहलाता है। और जो बांध बनाए जाते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजना को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और जिनसे पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहरें निकालकर एक बहुउद्देशीय योजनाओं को शामिल किया जाता है इसमें। तो ये बांध बनाए जाते हैं। आज का हमारा टाइम खत्म होता है, कल हम इसी चंबल नदी को लेकर दोबारा आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।